हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं पेपर 026842 का एनालिसिस। पेपर 842 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न। वाक्य के जिस सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। I had to visit a dentist because I was not able to bore the pain in my tooth। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, बोर नहीं बेयर होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द एबल के बाद हमें मिला है एक इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकंड या पास्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होगी बेयर ना कि बोर। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा आई हैड टू विजिट अ डेंटिस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बेयर द पेन इन माई टूथ। मुझे एक डेंटिस्ट दंत चिकित्सक के पास जाना पड़ा। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बेयर द पेन, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पा रहा था वो दर्द, इन माई टूथ मेरे दांत में। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड डी। बोर नहीं बेयर होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर खंड डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। 3 years have elapsed from she last visited her elderly parents। फ्रॉम नहीं सिंस होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। परफेक्ट टेंसेस में अर्थात परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में समय का बिंदु बताने का प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं है, सिंस है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा 3 years have elapsed since she last visited her elderly parents। 3 साल गुजर गए हैं तब से, उस समय बिंदु से जब उसने लास्ट पिछली बार विजिट किया था अपने एल्डरली पेरेंट्स को। एल्डरली का अर्थ है उम्र दराज या वृद्ध। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी, क्योंकि फ्रॉम नहीं सिंस होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है सबलाइन, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट, मैग्निफिसेंट, उत्कृष्ट, उम्दा, बहुत ऊंचे दर्जे का। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लोली, क्योंकि लोली इसका एंटोनिम है, विलोम शब्द है। लोली का अर्थ है तुच्छ या निम्न। अन्य ऑप्शंस में डुप्लीसिटस का अर्थ है धोखेबाजी पूर्ण या डिसीटफुल। हिलेरियस का अर्थ है हास्यपूर्ण। कोई चीज़ बहुत हास्यपूर्ण हो, फनी हो, तो उसे कहेंगे हिलेरियस। और निगर्डली एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है कंजूस, अथवा इंग्लिश में माइजरली। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन। आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट द वुल्फ, वुल्फ का अर्थ है भेड़िया, वॉज बैडली वुंडेड, वुंडेड का अर्थ है घायल, वो बुरी तरह से घायल था। सडनली अचानक, यकायक, आई हर्ड अ ग्राउल, ग्राउल का अर्थ है गुर्राहट। सडनली अचानक से, यकायक ही, आई हर्ड अ ग्राउल, मुझे एक गुर्राहट सुनाई दी। एंड देयर बिफोर मी वॉज अ वाइट टिम्बर वुल्फ कॉट इन अ ट्रैप। विद्यार्थी ध्यान दें, वाइट टिम्बर वुल्फ एक प्रकार का भेड़िया है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का। इससे आर्कटिक वुल्फ भी कहते हैं। कॉट इन अ ट्रैप, वो एक जाल में फंसा हुआ था, बिल्कुल सफ़ेद रंग का भेड़िया एक जाल में फंसा हुआ था। वन इवनिंग आई वॉज पासिंग थ्रू द कोल्ड विल्डरनेस ऑफ साउथ कैनेडा। एक शाम को मैं गुजर रहा था, कहाँ से होकर के? कोल्ड विल्डरनेस, विल्डरनेस का अर्थ है कोई वीरान क्षेत्र, ऑफ साउथ कैनेडा। आई ट्राइड अप्रोचिंग द वुल्फ, अप्रोच है किसी के समीप जाना। मैंने कोशिश की कि मैं उस भेड़िए के पास, वाइट टिम्बर वुल्फ के पास जाऊं, बट इट बैक्ड अवे। बैक अवे का अर्थ है पीछे हट जाना, अक्सर भय आदि से। फ्यूरियसली स्ट्रेनिंग एट द स्टील जॉ ट्रैप। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्यूरियसली का अर्थ है बड़ी उग्रता से, स्ट्रेनिंग एट समथिंग का अर्थ होता है जोर लगाना। द स्टील जॉ ट्रैप, जॉ ट्रैप क्या है? एक प्रकार का ट्रैप है जिसमें 2 स्टील के जॉस या आर्म्स होती हैं, जिसमें किसी जानवर का पैर फंस जाता है। तो 2 जबड़ों जैसी आर्म्स होती हैं, तो उसमें किसी जानवर का पैर फंस जाता है, उसे कहते हैं स्टील जॉ ट्रैप। तो इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि लेखक कनाडा में, साउथ कनाडा में कहीं से गुजर रहा था, किसी वीरान क्षेत्र से। उसने किसी भेड़िए को देखा जो किसी ट्रैप में फंस गया था।
व्यक्ति ने उसे निकालने की कोशिश की, पर भेड़िया जो है डर से पीछे हटा। हालांकि वो अपने जो स्टील जॉ ट्रैप था, जो जाल था जिसमें वो फंसा हुआ था, उसका पैर फंसा हुआ था, उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RQ तथा PS। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट R। वन इवनिंग आई वॉज पासिंग थ्रू द कोल्ड विल्डरनेस ऑफ साउथ कैनेडा। R के उपरांत खंड Q। सडनली, एकाएक ही या अचानक ही, आई हर्ड अ ग्राउल, मैंने गुर्राहट सुनी, एंड देयर बिफोर मी, वहाँ था मेरी आंखों के सामने, अ वाइट टिम्बर वुल्फ कॉट इन अ ट्रैप, एक भेड़िया सफ़ेद रंग का, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, वो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। उसके उपरांत हो सकता है मात्र खंड P। ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन, ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन मैंने जब समीप से देखा, ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन समीप से देखने पर आई नोटिस दैट द वुल्फ वॉज बैडली वुंडेड। मैंने क्या देखा कि जो भेड़िया था वो काफ़ी बुरी तरह घायल था। घायल क्यों था? अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है। आई ट्राइड अप्रोचिंग द वुल्फ, मैंने कोशिश की कि मैं उस वुल्फ के पास जाऊं, उस भेड़िए के पास जाऊं, बट इट बैक्ड अवे, वो पीछे हट गया। फ्यूरियसली स्ट्रेनिंग एट द स्टील जॉ ट्रैप, और वो जो जॉ ट्रैप था जिसमें वो फंसा हुआ था, दो स्टील की आर्म्स जॉज होती हैं जिसमें कोई जानवर अक्सर फंस जाता है, उसका पैर आदि, और वो पूरी कोशिश कर रहा था उस जॉ ट्रैप से निकलने की, उस पर जोर लगा रहा था। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट R, उसके उपरांत Q, उसके उपरांत P तथा S। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B RQPSC हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, एक बार फिर से ग्रामेटिकल एरर का प्रश्न मिला है तो पढ़ते हैं। द कार दैट ही हैज बीन यूजिंग फॉर सम टाइम इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर। इज बिलोंगिंग नहीं, बिलोंग्स होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, बिलोंग एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स किसी स्थिति या मानसिक क्रिया को बताती हैं और आमतौर पे कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आती हैं। ऐसी अन्य वर्ब्स हो सकती हैं लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, फील, बिलीव, सी, सीम, अंडरस्टैंड इत्यादि। सो वाक्य के इस खंड की जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब है और कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आनी चाहिए थी। इस बिलोंगिंग के स्थान पर होना चाहिए था बिलोंग्स। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा द कार दैट ही हैज बीन यूजिंग फॉर सम टाइम, वो कार जो वो कुछ समय से प्रयोग में ले रहा है, बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर, वो उसके नियोक्ता की है, उसके एम्प्लॉयर की है। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड B। इस बिलोंगिंग नहीं, बिलोंग्स होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, अब की बार हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं कोट अनकोट, टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आस्क्ड द प्रिंसिपल। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दे रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड पास्ट टेंस में है। उसके अतिरिक्त रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के प्रकार और टेंस पर भी ध्यान दे। रिपोर्टेड क्लॉज में हमें मिला है इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और टेंस है परफेक्ट टेंस। वाक्य में टीनू का इस्तेमाल वोकेटिव केस में हुआ है, अर्थात उसे संबोधित किया गया है, तो हम टीनू को मानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का ऑब्जेक्ट। तो हम वाक्य को यूँ मानकर चलेंगे द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू। WH वर्ड स्वयं ही प्रयोग में आएगा, कोई दैट, इफ या वेदर नहीं होगा और प्रेजेंट परफेक्ट बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर हैव यू के स्थान पर ही हैड बीन ऑल दीज डेज के स्थान पर दोज डेज, कि वो इतने सारे दिनों से या इन दिनों से कहाँ था। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर हैड ही नहीं, ही हैड होना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य की रचना असर्टिव होती है, इंटरोगेटिव नहीं। बी कहता है द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैज बीन, बिल्कुल नहीं, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। डी कहता है द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर वॉज ही, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न मिला है। हमें मिला है ओपनिंग सेगमेंट 1 और क्लोजिंग सेगमेंट 6। इनके बीच में हमें रीअरेंज करना है P, Q, R तथा S को। तो पहले पढ़ते हैं फिर रीअरेंज करते हैं। सुनीता अरालीकर्स स्टोरी इज इनक्रेडिबल बट ट्रू। इनक्रेडिबल का अर्थ है अविश्वसनीय। सुनीता अरालीकर की कहानी अविश्वसनीय है किंतु सत्य है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, शी वॉज पुल्ड आउट ऑफ द टाइनी ग्रेव, उनको खींचकर निकाल लिया गया उस टाइनी छोटी सी कब्र से बाई हर मेटर्नल ग्रैंडफादर। मेटर्नल ग्रैंडफादर का अर्थ है नाना।
हर मदर डाइड व्हेन शी वाज जस्ट 15 डेज ओल्ड, उनकी माता का निधन हो गया जब वो सिर्फ 15 दिन की थी। हर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एजुकेट हर ऑन हिज ओन, उनके ग्रैंडफादर, मेटरनल ग्रैंडफादर नाना ने तय किया कि वे स्वयं उसकी शिक्षा दीक्षा कराएंगे, पढ़ाएंगे उसे। शी वॉज बेरीड अलाइव, बेरी का अर्थ गाड़ना, उन्हें जीवित ही गाड़ दिया गया बाई हर इलिटरेट फादर, उनके अनपढ़ पिता द्वारा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। टुडे सुनीता इज एन ऑथर, आज सुनीता एक लेखिका है। वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता। फाइटिंग अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड, और वो फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का अर्थ है शिशु हत्या, तो लड़कियों की जो शिशु हत्या की कुरीति है उनके खिलाफ लड़ रही है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई लेखिका है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सुनीता अरालीकर, उनके जीवन के बारे में है। शायद उन्हें जब शिशु काल में ही उनके पिता द्वारा दफना दिया गया, किंतु नाना ने उन्हें बचा लिया और आज वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QSP तथा अंतिम सेगमेंट R। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट 1 हमें प्राप्त है, सुनीता अरालीकर स्टोरी इज इनक्रेडिबल बट ट्रू। उसके उपरांत होना चाहिए खंड Q, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज जस्ट 15 डेज ओल्ड, उनकी माताजी का निधन हो गया जब वो सिर्फ 15 दिन की थी। Q के उपरांत होना चाहिए खंड S, शी वॉज बेरीड अलाइव बाई हर इलिटरेट फादर द नेक्स्ट डे, उनके अनपढ़ पिता ने उन्हें अगले ही दिन दफना दिया। उसके उपरांत होना चाहिए खंड P, फॉर्चुनेटली शी वॉज पुल्ड आउट ऑफ द टाइनी ग्रेव, उसको उनकी छोटी सी कब्र से निकाल लिया गया बाई हर मेटरनल ग्रैंडफादर, और P के उपरांत मात्र खंड R ही हो सकता है। हर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एजुकेट ऑन हर ओन, अंतिम खंड 6 हमें पहले से प्राप्त है। टुडे सुनीता इज एन ऑथर एंड अ वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट फाइटिंग अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो QSP और उसके उपरांत अंतिम खंड R। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C QSPR ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 हमें मिला है पैसिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे एक्टिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाई मी। वाक्य पहले से ही पैसिव वॉइस का है, हम बदलेंगे इसे एक्टिव वॉइस में। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, जबकि एक्टिव वॉइस में हम प्रयोग करते हैं कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। कैन नया सब्जेक्ट होगा आई, मी के स्थान पर कैन आई एवर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, क्या मैं उन खुशनुमा पलों को कभी भूल सकता हूं। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ए कहता है शैल आई, बिल्कुल नहीं, कैन होना चाहिए था। सी कहता है विल आई, बिल्कुल नहीं, और कुड आई भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। डैश परमिटिंग वील गो आउट फॉर अ वॉक। वेदर परमिटिंग, अगर मौसम इजाज़त देता है, मीन्स मौसम अगर ठीक रहता है तो हम बाहर एक वॉक पर जाएंगे। अन्य ऑप्शंस में क्लाइमेट का अर्थ है जलवायु, जलवायु का अर्थ है किसी स्थान की सामान्य मौसमी परिस्थितियाँ, जबकि मौसम का अर्थ है किसी समय विशेष का मौसम। वेदर जो है ये कंजंक्शन है, इसका प्रयोग अंग्रेजी में अक्सर इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, कोई प्रश्न आदि पूछने के लिए। हिंदी में कहेंगे कि, उसने कहा कि, उसने पूछा कि। और अंतिम ऑप्शन विदर एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है मुरझाना, मुरझाना, कुम्हलाना। इंग्लिश में इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है विल्ट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। प्रश्न शब्द है सेवेजरी जिसका अर्थ होता है क्रूरता, बेरहमी। इंग्लिश में इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है ब्रूटैलिटी। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए क्रूअल्टी ही हो सकता है। अन्य ऑप्शंस में कंपैशन का अर्थ है दया या करुणा, ये तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। ऑप्शन सी विशियस का अर्थ होता है बेरहम व हिंसक, वायलेंट एंड क्रूअल। विशियस सिनोनिम नहीं है, विद्यार्थी ध्यान दें, सेवेजरी एक नाउन है जबकि विशियस एक एडजेक्टिव है। विशियस का अर्थ सेविज है ना कि सेवेजरी। अगर हमें विशियस के स्थान पर विशियसनेस मिला होता तो यह भी उत्तर हो सकता था, फिलहाल नहीं क्योंकि प्रश्न एक नाउन है और विशियस एक एडजेक्टिव है। यह सेविज का सिनोनिम है, सेवेजरी का नहीं। और अंतिम ऑप्शन ब्रेविटी का अर्थ है संक्षिप्तता, कंसाइजनेस। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है वाक्य में एक रेखांकित खंड या अंडरलाइन सेगमेंट है, उसे रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं,
मैनी अ वुमन क्वाइटली सफर डोमेस्टिक वायलेंस इन रूरल इंडिया। डोमेस्टिक वायलेंस का अर्थ है घरेलू हिंसा। वाक्य में क्या एरर है? सफर नहीं सफर्स होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, मैनी ए अथवा मैनी एन के उपरांत नाउन तथा वर्ब दोनों ही सिंगुलर होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम कहेंगे मैनी अ पर्सन, ना कि मैनी अ पीपल। मैनी अ पर्सन इज वेटिंग कहेंगे, ना कि आर वेटिंग। तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। मैनी ए के बाद यहाँ वुमन सिंगुलर है, परंतु सफर में हमें एस जोड़ना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस जोड़ा जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, मैनी अ वुमन क्वाइटली सफर्स डोमेस्टिक वायलेंस इन रूरल इंडिया। बहुत सी महिलाएं चुपचाप सहन करती हैं घरेलू हिंसा ग्रामीण भारत में। अन्य ऑप्शंस में हैव सफर्ड बिल्कुल नहीं और आर सफरिंग भी नहीं। हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। हैव भी सिंगुलर नहीं है, आर भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, फिर से फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न है, पढ़ते हैं। हिज पर्सवेसिव टोन। पर्सवेसिव का अर्थ है राजी करने वाला, किसी को मनाने वाला, ऐसा स्वर जिसे कोई मान जाए। टोन वॉज एबल टू टैकल द बॉय। टैकल का अर्थ है किसी से निपटना, डील करना। थोड़ा सक्सेसफुली अगर आप किसी चीज से डील कर पाए तो टैकल कर रहे हैं। द बॉय हुम अदर टीचर्स हैड फाउंड ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का अर्थ होता है हठी, जिद्दी। इंग्लिश में स्टबर्न या फिर ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट, हठी, अड़ियल, जिद्दी। तो उनका जो पर्सवेसिव टोन था, उनका जो स्वर था वो राजी करने वाला था। इस कारण वो टैकल कर लेते थे, डील कर लेते थे उस लड़के से जिसे अन्य टीचर्स जिद्दी मानते थे, हठी मानते थे। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए पर्टिनेशियस एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है डिटर्मिनेशन के साथ काम में लगा हुआ। अगर आप अटलता से, दृढ़ता से काम में लगे हुए हैं तो आप हैं पर्टिनेशियस। पेरीपटेटिक एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है भ्रमणशील। ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर विभिन्न स्थानों पर जाकर अपना काम करता है उसे कहते हैं पेरीपटेटिक। और वर्चुअस बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है सदाचारी या गुणवान। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अब की बार हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। इडियम है टू सी रेड। सी रेड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। जैसे ही उसके परिवार की बात निकाली गई, ही सॉ रेड, वो बिल्कुल गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू बिकम वेरी एंग्री। अन्य ऑप्शंस में बी कहता है टू बी इन डेट। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द डेट में बी साइलेंट रहता है। डेट का अर्थ है ऋण, ऋण या कर्जे में होना, नहीं। टू लुक अट्रैक्टिव आकर्षक दिखना, नहीं। टू लुक अगली भद्दा या अनाकर्षक दिखना, नहीं। भद्दा या अनाकर्षक दिखना भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत इसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। सेंट्रल पार्क टावर हैज़ जस्ट बिकम द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। टॉलेस्ट है सबसे ऊंची, रेजिडेंशियल है रिहायशी बिल्डिंग, आप जानते हैं, इन द वर्ल्ड। द व्यूज डैश दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग। अमेजिंग का अर्थ है अद्भुत। द डैश ऑफ अपार्टमेंट्स इन द स्काई स्क्रेपर। ऊंची बिल्डिंग को कहते हैं स्काई स्क्रेपर। आर डैश एज द स्काई। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई बिल्डिंग है सेंट्रल पार्क टावर, वो एक ऊंची बिल्डिंग है और उसमें मकानों की बात हो रही है कि वो सस्ते महंगे किस प्रकार के हैं। तो इतना अनुमान लगने के बाद हम इसे हल कर सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। सेंट्रल पार्क टावर हैज़ जस्ट बिकम द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द व्यूज़ फ्रॉम दिस बिल्डिंग, जो नज़ारे हैं इस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग में विभिन्न स्थान है वहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं, आर अमेजिंग, वो अद्भुत है। अन्य ऑप्शंस में व्यूज़ अबव नहीं। अबव का अर्थ किसी स्तर या लेवल के ऊपर, जैसे कंधे या कमर या सर के ऊपर। ऑन भी नहीं, अप भी नहीं। हमारा आंसर मात्र फ्रॉम हो सकता है, किसी स्थान से। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, फ्रॉम दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग द डैश ऑफ अपार्टमेंट्स, द प्राइसेस ऑफ अपार्टमेंट्स। प्राइसेस का अर्थ है दाम। जो अपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर फ्लैट्स हैं, उनके जो दाम हैं। अमाउंट्स का अर्थ होता है राशियाँ। बिल्स आप जानते हैं। वैल्यू का अर्थ होता है किसी चीज़ का मूल्य या वर्थ, किंतु मूल्य या वर्थ के अर्थ में वैल्यू सिंगुलर होता है क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, जबकि वैल्यूज़ का अर्थ है मूल्य, मान्यताएं,
बिलीफ्स जैसे सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज आदि। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए प्राइसेस दाम ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, द प्राइसेस ऑफ अपार्टमेंट्स इन दिस स्काई स्क्रेपर आर एज हाई एज द स्काई। एज का प्रयोग हुआ है, उतने ही ऊंचे हैं इसकी प्राइसेस या दाम जितना कि आसमान। इस ऊंची बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो फ्लैट्स हैं, उनके दाम उतने ही ऊंचे हैं जितना कि आसमान। ये एक स्काई स्क्रेपर है, गगनचुंबी इमारत है। अन्य ऑप्शंस में हायर नहीं, हाई नहीं, हाईएस्ट भी नहीं। हम जानते हैं एज के मध्य एडजेक्टिव की सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। हायर कंपैरेटिव है, हाईएस्ट भी नहीं, और बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि हाई के साथ एज भी आवश्यक है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश एट $6.7 मिलियन। विद्यार्थी ध्यान दें, ये चिन्ह है डॉलर का और मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। तो 6.7 का अर्थ हो गया 67 लाख। 67 लाख डॉलर से जो चीपेस्ट अपार्टमेंट है स्टार्ट्स। एक बार पुनः पढ़ते हैं, द चीपेस्ट अपार्टमेंट, जो सबसे सस्ता अपार्टमेंट है, सबसे सस्ता फ्लैट है, वो शुरू होता है 6.7 मिलियन डॉलर से। 1 मिलियन 10 लाख का है तो 6.7 हुआ 67 लाख डॉलर जो है वहाँ से सबसे सस्ता अपार्टमेंट स्टार्ट होता है। अन्य ऑप्शंस में इज स्टार्टिंग भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं, स्टार्टेड भी नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, अपार्टमेंट सिंगुलर है इसलिए स्टार्ट नहीं स्टार्ट्स होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए, स्टार्ट्स एट 6.7 मिलियन डॉलर, 67 लाख डॉलर का शुरू होता है। एंड द मोस्ट डैश 5 बेडरूम अपार्टमेंट, 5 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है, द मोस्ट एक्सपेंसिव, जो सबसे महंगा 5 बेडरूम का अपार्टमेंट है, कॉस्ट्स, उसकी कितनी लागत है, $63 मिलियन, 6 करोड़ 30 लाख डॉलर का है, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख का है। 6 करोड़ 30 लाख डॉलर का सबसे महंगा अपार्टमेंट है। अन्य ऑप्शंस में एक्सट्रीम का अर्थ है अत्यधिक, इकोनॉमिकल का अर्थ है मितव्ययी या फिर किफ़ायती, जिसमें कम खर्चा हो। एक्सेसिव का अर्थ है अत्यधिक। हमारा आंसर ऑप्शन सी एक्सपेंसिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 94, निर्देश प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है इंट्रेपिड, जिसका अर्थ होता है निडर, फियरलेस। हमें चाहिए विलोम शब्द। क्रेवन का अर्थ है कायर, इंग्लिश में कावर्डली। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए डिमेंटेड एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है क्रेजी, मैड या पागल। रैपिड का अर्थ है तेज, स्विफ्ट, और वैपिड एक बढ़िया शब्द है जिसका अर्थ है बेस्वाद, ब्लेंट या इंसिपिड। बेस्वाद, फीका फीका, नीरस। हमारा आंसर ऑप्शन डी क्रेवन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 95, निर्देश है प्रश्न शब्द का पर्यायवाची बताएं। प्रश्न शब्द है कलोसल, कलोसल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, इनॉर्मस। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन ए, ह्यूमंगस का भी वही अर्थ है, बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी कैपिचुलेट का अर्थ है हार मानना, समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, झुक जाना। टाइनी का अर्थ है छोटा सा, और केयरलेस का अर्थ है दयाहीन या निर्दयी, इंग्लिश में अनफीलिंग। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है क्योंकि कलोसल और ह्यूमंगस दोनों का अर्थ है बहुत बड़ा, विशाल या अत्यधिक। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 96, निर्देश है अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से तो पढ़ते हैं। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है टैग क्वेश्चन का वाक्य। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग्स में नियम है कि मूल वाक्य जिस टेंस का होगा टैग भी उसी टेंस का होगा, और अगर मूल वाक्य पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा। इस आलोक में हमारा वाक्य होना चाहिए था यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू नहीं, हैवंट यू। तुमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, क्या नहीं किया है। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी, हैवंट यू ही हो सकता है। अन्य ऑप्शंस में डिडंट यू या डिड यू बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 97, निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द सैक्रिलेजियस की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आई होना चाहिए था। सही स्पेलिंग है SACRILEGIOUS। सैक्रिलेजियस का अर्थ है पवित्र चीज़ का अपमान करने वाला। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में थूक दे तो ये एक सैक्रिलेजियस एक्ट होगा, पवित्र चीज़ का अपमान करने वाला। इसका एक सिनोनिम हो सकता है ब्लास्फेमस।
अन्य ऑप्शंस में मनूवर एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है कोई चालाकीपूर्ण युक्ति। मिलेनियम एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, मिलेनियम में एल और एन दोनों डबल होते हैं, अर्थ है सहस्राब्दी, 1000 वर्षों का समय। और अंतिम ऑप्शन डी बेहतरीन शब्द है कॉनसर, शब्द का उच्चारण है कॉनसर, विद्यार्थी ध्यान दें, सही प्रोनाउंसिएशन है कॉनसर, एन और एस दोनों डबल है, अर्थ है पारखी, किसी काम आदि का बड़ा विशेषज्ञ, सामान्यतः संगीत का, पाक कला का या किसी भी कला का विशेषज्ञ या पारखी। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 हमें मिला है अब की बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वाक्य, पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। वन हु डिनाइज वन सेल्फ इवन द ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। डिनाई का अर्थ है इनकार करना, यहाँ अर्थ होगा वंचित रखना। ऐसा व्यक्ति जो खुद को वंचित रखता है सामान्य शारीरिक सुखों से भी कहलाता है असेटिक। असेटिक का अर्थ है वैरागी या तपस्वी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सादगीपूर्ण जीवन जीता है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए ईस्थेटिक का अर्थ है सौंदर्य बोध से संबंधित या सुंदरता से संबंधित। तो अगर कोई चीज़ ईस्थेटिक है तो बहुत आकर्षक है, सुंदर है। थीस्ट का अर्थ है आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और असेसिन शायद इन चारों में सबसे अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। असेसिन का अर्थ है एक हत्यारा जो अक्सर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की राजनीतिक कारणों से हत्या करता हो। तो आमतौर पे किसी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति के हत्यारे को किलर या मर्डरर को कहते हैं असैसिन। हालांकि हमारा आंसर ऑप्शन डी असेटिक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 एक बार फिर से एक इडियम, एक मुहावरा मिला है जिसका अर्थ हमें बताना है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का अर्थ है अचानक से बहुत गुस्सा हो जाना। अगर आप अचानक से क्रोध या आवेश में आ जाएं तो यू फ्लाई ऑफ द हैंडल। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, टू सडनली बिकम वेरी एंग्री। अन्य ऑप्शंस में टू फ्लाई अवे उड़ जाना नहीं, टू बिहेव एरोगेंटली, एरोगेंटली का अर्थ है अभिमानपूर्वक व्यवहार करना भी नहीं, टू रन वेरी फास्ट भी नहीं। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, फिर से निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द रैपेसिटी की स्पेलिंग का समापन SITY नहीं CITY में होना चाहिए। सही स्पेलिंग है RAPACITY। रैपेसिटी का अर्थ है बहुत ज़्यादा लालच। अगर आप में बहुत ग्रीड है, एवरिस है, तो आपके स्वभाव में रैपेसिटी है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक का अर्थ होता है तानाशाही पूर्ण या डिक्टेटोरियल। एग्जाइल का अर्थ होता है देश निकाला देना, किसी को निर्वासित करना, देश से निकाल देना। और बेनेफिसेंट एक बेहतरीन शब्द है, बेनेफिसेंट का अर्थ होता है उदार, परोपकारितापूर्ण। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा क्योंकि शब्द रैपेसिटी के अलावा अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग्स पहले से ही सही है। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 842 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें। और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।